कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा है, उसकी पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी तो ये शुरुआत है, चुनाव परिणाम आने दीजिए। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं, एक दूसरे के। आज हम आपके लिए बिहार की विरासत की कहानी को भी एक बार फिर से रिवाइंड करना चाहते हैं। देखिए, बिहार की जो भूमि है वो ज्ञान की भूमि है, शिक्षा की भूमि है, शासन की भूमि है, क्रांति की भूमि है, आंदोलन और परिवर्तन की भूमि है। तो बिहार पिछड़ कैसे गया, लेकिन उससे पहले 6 पॉइंट्स में आपको बिहार का स्वर्णिम इतिहास बताते हैं, जिसे आज शायद लोग भूल चुके हैं। लेकिन आप भी देखिए कि बिहार एक जमाने में कितना खुशहाल और कितना समृद्ध था। पहला, बिहार ज्ञान का केंद्र था। बिहार भगवान बुद्ध की भूमि है। आज से करीब 2500 वर्ष पहले बिहार के बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और बोध गया पूरी दुनिया के लिए ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र बन गया। महात्मा बुद्ध का यही ज्ञान चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों में पहुंचा। बुद्ध के ज्ञान से दुनिया के कई देशों की संस्कृति और सोच बदल गई, लेकिन बिहार पीछे रह गया। बिहार की भूमि से ही बुद्ध ने पूरी दुनिया को सत्य, शांति और अहिंसा का संदेश दिया। लेकिन उस समय महात्मा बुद्ध ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि बिहार को हिंसा का एक लंबा दौर इसके बाद देखना पड़ेगा और बिहार हिंसा के लिए बदनाम हो जाएगा। दूसरा, बिहार शिक्षा का केंद्र था। बिहार के नालंदा में आज से करीब 1600 वर्ष पहले नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसमें 10,000 से ज्यादा छात्र और करीब 2000 शिक्षक थे। वहां पढ़ने के लिए दुनिया भर से छात्र आते थे। लगभग 1200 वर्ष पहले बिहार में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो नालंदा के बाद शिक्षा का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र था। जरा इतिहास देखिए बिहार का। शिक्षा की भूमि है, ज्ञान की भूमि है। तीसरा, बिहार शासन प्रणाली का भी केंद्र था। आज का पटना, जो पहले पाटलिपुत्र कहलाता था, यहीं पर लगभग 2300 वर्ष पहले दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने यहीं से पूरे भारत को एकजुट किया था, और उस समय पाटलिपुत्र को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र माना जाता था। आज पूरी दुनिया लोकतंत्र पर गर्व करती है, और आज से करीब 2600 वर्ष पहले बिहार के वैशाली में दुनिया के पहले गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। आज भले ही बिहार की राजनीति में परिवारवाद हावी है, लेकिन उस समय वैशाली में राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, बल्कि इसका फैसला चुनाव से हुआ करता था। चौथा, बिहार क्रांति का भी केंद्र रहा है। बिहार आंदोलन का केंद्र रहा है। क्रांति तो मैंने आपको बताया, आजादी के लिए क्रांति की, लेकिन आजादी जब मिल गई और आजादी के बाद जब ठीक से काम नहीं हो रहा था केंद्र में, तो उसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ। वर्ष 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार से संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत करके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी, उनकी कुर्सी को हिला दिया था, जिसे आप जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ यह आंदोलन पटना से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया था, और बिहार में हर युग में बदलाव की शुरुआत यहीं से होता। शासन की व्यवस्था में परिवर्तन किया, और पहली बार गरीबों, दलितों और पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी मिली। यह परिवर्तन भी बिहार से शुरू हुआ। आज मेरा सवाल यह है कि जब बिहार का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, बिहार की जो भूमि है, अगर आप उसे देखेंगे तो वो भूमि ज्ञान की, शिक्षा की, शासन की, क्रांति की, आंदोलन की और परिवर्तन की भूमि रही है। ऐसे में बिहार पीछे कैसे छूट गया? आज भी ये बात समझ में नहीं आती कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य कैसे बना, और बिहार में प्रति व्यक्ति आय आज भी भारत में सबसे कम कैसे रह गई, जबकि बिहार का इतिहास जो मैंने आपको बताया, कितना स्वर्णिम इतिहास बिहार का रहा है। जाहिर है, आज़ादी के बाद कुछ ना कुछ बिहार में गड़बड़ हुई है। बिहार के लोगों का दोष नहीं है। बिहार में जिन लोगों ने शासन चलाया, बिहार में जो लोग सरकारों में रहे हैं, ये गलती उनकी है, और आज बिहार के लोगों को एक बार और मौका मिला है उन गलतियों को ठीक करने का। और पूरे देश को इस बात का इंतजार रहेगा कि बिहार के लोगों ने इस बार क्या फैसला लिया है।